हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का अध्याय 1 भारतीय समाज एक परिचय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 भारतीय समाज एक परिचय, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, समाज। तो देखिए समाज क्या होता है। देखिए समाज जो कि दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनता है। जो समाज होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। जैसे कि आप देखते होंगे गांव में आसपास दो चार लोग कहीं इकट्ठा होकर किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो ये है समाज। आगे देखिए, समाज से आशय एक ऐसी संस्था से है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। ये संबंध रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण आदि तत्वों पर आधारित होते हैं। इन तत्वों पर ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था निर्भर होती है। जैसे कि कोई रीति रिवाज चली आ रही है, उसके विपरीत कोई कार्य करेगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता, समाज उसका क्या करता है, विरोध करता है। इसी प्रकार से अधिकार, सहयोग, नियंत्रण आदि तत्व आधारित हैं। अब देखिए समाज शास्त्र क्या होता है। अगला हेडिंग हमारा है समाज शास्त्र। तो देखिए समाज शास्त्र, तो देखिए समाज शास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। जो समाज शास्त्र है ये सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। आगे देखिए, जैसे विज्ञान है, विज्ञान के बारे में बताता है। तो इसी प्रकार समाज शास्त्र जो है समाज के बारे में बताता है। आगे देखिए, समाज शास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक फ्रेंच फिलोसोफर अगस्त कांत ने 1839 में किया था। जिन्हें कब किया था, 1839 में किया था, जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। समाज शास्त्र को उन्होंने क्या नाम दिया, समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिक। किसने, अगस्त कांत ने। कब, 1839 में। तो ये टॉपिक आपका विकल्प में पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा क्या, समाज शास्त्र के जनक। तो देखिए समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ते को कहा जाता है। अगस्त कामतो कौन है, अगस्त कामते। यहाँ पे देखिए इन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे देखिए सामाजिक संरचना क्या है। तो देखिए समाज के विभिन्न निर्णायक अंग व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूपरेखा की रचना करते हैं उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। कि समाज के विभिन्न निर्णायक या विभिन्न लोग अंग व्यवस्थित ढंग से जो परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूपरेखा की रचना करते हैं उसे ही सामाजिक संरचना कहते हैं। जैसे कि जो समाज में चल रहा है वही सामाजिक संरचना है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूहों, समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्थितियों और कार्यों में की क्रमबद्धता है। यानी जो अनेक व्यक्ति सब लोग करते हैं, आसपास के समाज लोग, वही क्या है, समाज है, जिसे वो लोग उचित मानते हैं। अब देखिए अगला क्या है, आत्मवाचक। तो देखिए आत्मवाचक क्या है। समाज शास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं। यूं कहें, आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी-कभी आत्मवाचक कहा जाता है। आत्मवाचक किसे कहते हैं, जो समाज शास्त्र है यह आपको दिखा सकता है कि दूसरे आपके बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। यूं कहें कि आपको यह दिखाता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देखते हैं। यानी जिस प्रकार से दूसरे लोग आपको देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। तो ये हमें समाज सिखाता है, समाज शास्त्र। तो इसी को क्या कहते हैं, स्ववाचक या कभी कभी से आत्मवाचक भी कहते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए समाज शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार देखें। समाज शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है, देता है
कि जो विश्व है, विश्व का सकारात्मक दृष्टि से, विश्व को सकारात्मक दृष्टि से न केवल स्वयं यानी न केवल खुद ही बल्कि दूसरे की दृष्टि से भी देखें कि किस प्रकार इसे देखते हैं लोग। आगे देखिए, समाज शास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। आगे देखिए, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियां तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से यहाँ तात्पर्य उन निजी कष्टों, परेशानियों तथा संदर्भों से है जो हर किसी के जीवन में निहित होते हैं। यानी जो समाजशास्त्र है व्यक्तियों की परेशानी तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ा संबंध रखता है। इससे एक सहायता सिद्ध हो सकती है। जैसे कि व्यक्ति की परेशानी से यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनका जो कष्ट है, परेशानी है, वो हर किसी व्यक्ति के जीवन में निहित है, वो बहुत से व्यक्तियों में है। जैसे कि आप मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आपके घर में कोई किसी की शादी है, आप उस शादी के लिए परेशान हैं खर्चे के लिए, तो आप देखेंगे आपके आसपास बहुत लोग शादी शादी का दिन रखे हैं, उनको भी परेशान हैं, तो यही है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, भारतीय समाज में बदलाव। तो देखिए भारतीय समाज में बदलाव क्या है, अंग्रेजों ने पहली बार पूरे देश को एकजुट किया और आधुनिकीकरण और पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन की ताकतें लाईं। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे देश को एकजुट किया, उसके बाद आधुनिकीकरण और पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन की ताकतें लाईं। आर्थिक परिवर्तन यानी वो लोग जो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों के पास पैसा था तो उसके ऊपर उन्होंने राज किया इस देश पर। उसके बाद देखिए यहाँ से सारी पूंजी परिवर्तन की ओर ले गए। इसने भारतीय समाज को बदल दिया। औपनिवेशिक शासन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ औपनिवेशिक शासन के कारण। जो अंग्रेजी शासन था वो औपनिवेशिक था। इसी प्रकार से देखिए अगला हमारा हेडिंग क्या है, उपनिवेशवाद। तो देखिए उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण की नीति या प्रथा औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुई, जब पश्चिमी देशों ने अपने उद्योगों के लिए सस्ता कच्चा माल लाने के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनका शोषण करके उनके संसाधनों पर पूर्ण या आंशिक नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया। यह है उपनिवेशवाद। उसके बाद देखिए क्या है अगला हेडिंग हमारा है, एशिया और अफ्रीका में किन देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो देखिए उपनिवेशवाद 18वीं और 20वीं शताब्दी के बीच हुआ। एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम आदि सहित यूरोपीय देश थे। जो यूरोपीय देश हैं पूरे थे। बाद में रूस, अमेरिका और जापान भी इस दौड़ में शामिल हुए। इसके बाद देखिए अगला हेडिंग क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासनकाल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया गया। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से संत्रस्त किया, लेकिन इसके विरोधाभास स्वरूप यानी इसका विरोध किया। विरोधाभास स्वरूप उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। तो यह है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आगे देखिए अगला हेडिंग है सांप्रदायिकता। तो देखिए सांप्रदायिकता क्या है, देखिए सांप्रदायिकता एवं विचारधारा। जो सांप्रदायिकता है एक विचारधारा है जो एक धर्म के धार्मिक विचारों को जनता के बीच प्रचलित करने का प्रयास करती है। एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष, यह सांप्रदायिकता। जैसे कि आप हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है तो आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे, प्रचार करने का प्रयास करते हैं कि मेरा धर्म आगे हो जाए, इसलिए एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष, जो द्वेष घृणा रखता है। आगे देखिए
अगला हमारा हेडिंग है जातीय समूह। क्या है? जातीय समूह। यहाँ पे देखिए हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातीय समूह। तो देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना है। एक जातीय समूह किसी भी देश या जाति का वह समूह होता है जिसके सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं। जिसके सांस्कृतिक आदर्श क्या होते हैं? समान होते हैं। एक जातीय समूह किसी भी देश या जाति का वह समूह होता है जिसके सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं, यानी उसके रहने का तरीका, उनके पूजे पाठ का तरीका, उनका पहनने का तरीका सब समान रहता है। एक जातीय समूह के लोग मानते हैं कि वे सभी सामान्य पूर्वजों के हैं, यानी वो एक ही वंश से उत्पन्न हुए हैं और उनके शारीरिक लक्षण भी समान हैं। एक समूह के सदस्य भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कई अन्य लक्षणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ पहचाने जाते हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि वो उनका धर्म एक ही होता है, सांस्कृतिक उनकी एक होती है, भाषा उनकी एक होती है। अब देखिए आगे अगला हेडिंग है समुदाय। अगला हेडिंग हमारा समुदाय। तो देखिए समुदाय क्या होता है। सरल शब्दों में जब कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए संयुक्त रूप से रहते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य से एकत्र होकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, मतलब कि सबका जो माइंड होता है एक सेट होता है, सब एक ही काम करेंगे तो समुदाय होता है। इसे सचेत प्रयासों से स्थापित नहीं किया जा सकता। यह जन्म भी नहीं लेता बल्कि स्वतः ही विकसित हो जाता है। जब लोग किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ सामाजिक प्रक्रियाएं करते हैं तो स्वतः ही एक समुदाय बन जाता है। यह एक समुदाय का विकास होता है, ये होता है समुदाय। आगे देखिए अगला हेडिंग है सामाजिक वर्ग। तो देखिए सामाजिक वर्ग क्या होता है। सामाजिक वर्ग उन लोगों का समूह है जिनकी एक विशेष समय पर एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति होती है, इसलिए उनके पास कुछ विशेष शक्ति, अधिकार और कर्तव्य हैं। वर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति की क्षमता महत्वपूर्ण है। वर्ग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं और भारतीय समाज में अनेक वर्ग विद्यमान हैं। आगे देखिए क्या है। नगरीय क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार हैं। कितने वर्ग के लोग रहते हैं नगरीय क्षेत्र में, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इस प्रकार से। देखिए पहला हेडिंग है उच्च वर्ग। तो देखिए उच्च वर्ग क्या है। देखिए वह वर्ग है, यानी उच्च वर्ग वह वर्ग है जो धनी और सबसे शक्तिशाली हैं, जैसे कि राजनीतिक नेता, उद्योगपति, आईएएस अधिकारी, इस प्रकार इस श्रेणी में आते हैं। आधिकारिक शक्ति के कारण उन्हें उनके पास अधिक धन और अधिकार होता है, तो ये सभी उच्च वर्ग में आते हैं। कौन कौन? नेता लोग, उद्योगपति लोग, आईएएस लोग, इनके पास क्या होता है? अधिक पैसा होता है और अधिकार भी अधिक होता है, तो ये उच्च वर्ग में आते हैं। आगे देखिए अगला हेडिंग है माध्यम वर्ग। तो देखिए माध्यम वर्ग क्या है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सफेद पोश वाले लोग और छोटे व्यवसायी इस श्रेणी में आते हैं। उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस वर्ग का उपयोग करता है। ये क्या है? ये माध्यम वर्ग में आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सफेद पोश लोग और छोटे व्यवसायी, छोटे व्यापार वाले लोग, ये सब किनमें? मध्यम वर्ग में आते हैं। अगला आइटम देखिए हमारा क्या है, निम्न वर्ग। तो देखिए निम्न वर्ग क्या होता है। इस वर्ग में वह लोग आते हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना श्रम बेच देते हैं, यानी मेहनत करते हैं। उदाहरण के लिए मजदूर, उनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं होता और वे अन्य दो वर्गों के लिए काम करते हैं, यानी वो किसके लिए? मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के यहाँ उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि मजदूरी मानिए, जैसे कि मान लीजिए कोई उद्योगपति है, वो निम्न वर्ग वाले को अपने यहाँ काम पर रखेगा, जिससे वो पैसा कमाएगा तो इसे भी उसमें मजदूरी देगा। तो ये है कि ये लोग उनका काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए। अब देखिए अगला हेडिंग है गांव में वर्ग के प्रकार। तो देखिए गांव में 3 प्रकार के वर्ग मौजूद हैं। नंबर 1 क्या है? जमींदार या साहूकार वर्ग। जमींदार या साहूकार वर्ग। तो देखिए गांव में मौजूद उच्च वर्ग जमींदारों और साहूकारों का होता है। जमींदारों के पास बहुत धन और भूमि होती है जिससे वह हर प्रकार का सुख खरीद सकते हैं। साहूकार वह व्यक्ति होता है
जो ब्याज पर ऋण देता है, यानी कर्ज जो देता है ब्याज पर। वह दोनों गांव की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक को नियंत्रित करते हैं। यह छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये लोग क्या करते हैं, गांव में सामाजिक व्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं के नियंत्रण में सब रहता है। ये जो चाहते हैं वही करवाते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग है किसान वर्ग। तो देखिए किसान वर्ग क्या है, गांवों का दूसरा वर्ग है किसान वर्ग। इस वर्ग के सदस्यों के पास भूमि की छोटी जोत यानी छोटी खेत होती है। इनका जीवन स्तर मध्यम स्तर का होता है, यानी उसी में ये जीते खाते हैं, छोटा सा जमीन जो होता है। आगे देखिए क्या है, अगला है श्रमिक वर्ग। तो देखिए श्रमिक वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग होता है। यह वर्ग जिसके हाथ में जमीन ही नहीं होती, उनके पास बेचने के लिए केवल उनका श्रम होता है, यानी मेहनत होता है, परिश्रम होता है। वो लोग दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, जिससे कमाते अपना जीविका चलाते हैं। ये या तो जमींदार के खेतों में काम करते हैं या किसी किसान की जमीन पर। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु इनकी आय और जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। इनकी जो होती है श्रमिक वर्ग की आय, मतलब जैसे कि दिन भर कड़ी मेहनत करेंगे, उसका दिन है आज के ज़माने में 300 रुपया मिलता है गाँव में। हमारे यहाँ 300 इसी प्रकार से है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 भारतीय सामाजिक परिचय का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।